नमस्कार, फिर से स्वागत है आपका गोल गुरु अकेडमी पर। तो अब तक हमने 2 चैप्टर जो है वो कर लिए थे अपने सिलेबस से, सिलेबस जो लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी के लिए है। आज हम पढ़ते हैं अगला अध्याय जिसका नाम है इंसोलेशन, हीट बजट तथा एंड टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन, जिसे बोलते हैं अपन आगत सौर विकिरण, ऊष्मा बजट और पृथ्वी पर तापमान का वितरण। तो चलिए शुरू करते हैं अपना अध्याय। पहले अपन देखते हैं कि सौर विकिरण क्या है। सौर विकिरण या सोलर रेडिएशन के बारे में अपन पढ़ते हैं। तो सौर विकिरण क्या है? पृथ्वी को जो भी ऊर्जा मिल रही है यह ऊष्मा के रूप में मिलती है, और यह ऊष्मा जो है यह अपने को सूरज द्वारा प्राप्त होती है। सूर्य से जो भी ऊष्मा आ रही है, सूर्य से ऊष्मा जो है वह विकिरण के रूप में निकलती है, और यह विकिरण जो है यही क्या कहलाती है? यह विकिरण जो है इसे बोला जाता है सोलर रेडिएशन। अब बात करते हैं सोलर रेडिएशन की। तो सोलर रेडिएशन, जितनी भी सूर्य से सौर विकिरण निकल रही है, सोलर रेडिएशन निकल रही है, उसका 2 अरबवां हिस्सा पृथ्वी को मिलता है। सूर्य है, सूर्य से सोलर विकिरण जो निकल रही है उसका मात्र 2 अरबवां हिस्सा पृथ्वी को मिलता है। ये देखा जाए तो यह बहुत ही कम मात्रा में पृथ्वी को जो है सूर्य से आने वाली सौर विकिरण मिल रही है, लेकिन इसकी इतनी मात्रा ही पृथ्वी पर होने वाले जितने भी जैविक और भौतिक कार्य होते हैं उनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। अब सूर्य द्वारा उत्सर्जित कुल ऊर्जा में से केवल बहुत ही छोटी मात्रा, लगभग 2 अरबवां हिस्सा भाग जो है पृथ्वी की सतह तक पहुंचती है। पृथ्वी तक पहुंचने वाली सौर ऊर्जा को आगत सौर विकिरण कहते हैं। पहले आपने पढ़ा सोलर रेडिएशन, सूर्य से जो विकिरण निकल रही है वह सोलर रेडिएशन है, तथा उसमें से जो 2 अरबवां हिस्सा, जो मात्रा विकिरण की जो मात्रा पृथ्वी को मिलती है उसे इंसोलेशन या हिंदी में आगत सौर विकिरण कहते हैं। तो ये हो गया अपना सूर्य। सूर्य से आ रही है रेडिएशन, आ रही है। कोई भी गर्म पदार्थ जो होता है उससे हमेशा विकिरण उत्सर्जित होती है, और जो पदार्थ जितना गर्म होता है उससे निकलने वाली विकिरणों का तरंग दैर्ध्य उतना ही कम होता है। तो अब अगर अपन बात करें सूर्य की, तो सूर्य जो है अत्यंत एक गर्म पदार्थ, गर्म पिंड है, हमें पता है। और यह अत्यंत गर्म पिंड होने के कारण इससे जो विकिरण निकल रही है उस विकिरण का तरंग दैर्ध्य जो होगा वो तरंग दैर्ध्य उतना ही कम होगा। इसलिए अपन ये मान सकते हैं कि सूर्य से जो विकिरण निकल रही है वह कौन सी विकिरण है? वह लघु तरंग दैर्ध्य वाली विकिरण है। अब ये जो विकिरण आ रही है इसका 2 अरबवां हिस्सा पृथ्वी को प्राप्त होता है। सूर्य से जो विकिरण निकली उसको अपन ने बोल दिया सौर विकिरण या सोलर रेडिएशन, तथा जो विकिरण पृथ्वी को प्राप्त हुई उसे अपन बोलते हैं इंसोलेशन, या इसे बोला जाता है आगत सौर विकिरण। अब पृथ्वी और सूर्य की अगर तुलना करें तो सूर्य अधिक गर्म पिंड है पृथ्वी की बजाय। पृथ्वी को इंसोलेशन प्राप्त होता है, सौर विकिरण प्राप्त होता है, धीरे धीरे पृथ्वी गर्म होने लगती है इससे, तथा पृथ्वी भी एक गर्म पिंड की तरह कार्य करने लगती है। और इस पृथ्वी से पुनः जो है किसी भी गर्म पिंड से विकिरण हमेशा उत्सर्जित होती है। तो पृथ्वी से भी विकिरण उत्सर्जित होगी, और जो विकिरण पृथ्वी से उत्सर्जित हो रही है उसे बोला जाता है पार्थिव विकिरण। अब दोनों पिंडों की अगर तुलना करें पृथ्वी और सूर्य की, तो सूर्य अधिक गर्म है, इसलिए सूर्य से जो भी विकिरण निकल रही है वह लघु तरंग दैर्ध्य वाली है। अगर देखा जाए पृथ्वी की तुलना करें सूर्य से, तो पृथ्वी से विकिरण तो निकल रही है लेकिन पृथ्वी का ताप सूर्य जितना नहीं है। इसलिए पृथ्वी से जो विकिरण निकलेगी उसे अपन बोलते हैं लघु तरंग दैर्ध्य वाली विकिरण। जो पिंड जितना गर्म होगा उससे निकलने वाली विकिरण का तरंग दैर्ध्य उतना ही कम होगा, और जो पिंड जिसका ताप कम होगा उससे निकलने वाली जो विकिरण होगी उसका तरंग दैर्ध्य उतना ही अधिक होगा। सॉरी, यहाँ पृथ्वी से जो भी, क्योंकि पृथ्वी का ताप कम है इसलिए पृथ्वी से जो विकिरण निकलेगी उसे अपन बोलेंगे दीर्घ तरंग दैर्ध्य वाली विकिरण, क्योंकि पृथ्वी का ताप कम है इसलिए पृथ्वी से निकल रही है दीर्घ तरंग दैर्ध्य वाली किरण, जिसे पार्थिव विकिरण भी बोला जाता है। सूर्य से जो विकिरण निकल रही है उसे सोलर रेडिएशन या सौर विकिरण भी बोला जाता है, तथा यह एक लघु तरंग दैर्ध्य वाली विकिरण है। आगे बढ़ते हैं कि पृथ्वी द्वारा उष्मा का रेडिएशन।
सूर्य से आने वाली किरणें लघु किरणों के रूप में पृथ्वी पर पहुंचती है। लघु किरणें जिनका तरंग दैर्ध्य जो है वह कम हो, उसे बोलते हैं लघु विकिरण। तरंग दैर्ध्य क्या होता है? कोई भी तरंग, मान लो ये एक तरंग है, तो उसके एक श्रृंग और दूसरे श्रृंग के बीच की दूरी जो है वही कहलाती है तरंग दैर्ध्य। तो सूर्य से जो विकिरण निकल रही है वह एक लघु तरंग दैर्ध्य वाली विकिरण है। पृथ्वी जब गर्म होती है तो वह दीर्घ तरंगों के रूप में विकिरण को छोड़ती है, क्योंकि पृथ्वी सूर्य जितना गर्म नहीं हो पाती। इससे जो विकिरण निकलेगी वह दीर्घ तरंग दैर्ध्य वाली विकिरण निकलेगी। इस विकिरण को पार्थिव विकिरण या टेरेस्ट्रियल रेडिएशन भी कहा जाता है। तो पृथ्वी से जो विकिरण निकल रही है वह पार्थिव विकिरण है, और सूर्य से जो विकिरण निकल रही है वह सौर विकिरण है। वायुमंडल द्वारा विकिरण का अवशोषण। अब अपन देखते हैं कि सूर्य से जो अपन को ऊर्जा मिल रही है विकिरण के रूप में, उसका किस प्रकार पृथ्वी के वायुमंडल में उपयोग होता है, उसका अवशोषण होता है। वायुमंडल में उपस्थित गैसें, विशेष रूप से कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ग्रीन हाउस गैसें इस विकिरण को अवशोषित कर लेती है। कल अपन ने देखा कि ग्रीन हाउस गैस जो है ये विकिरण को अवशोषित कर, ग्रीन हाउस गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड मेन गैस जो है यह पार्थिव विकिरण को अवशोषित कर लेती है तथा धीरे धीरे जो है वह पृथ्वी का तापमान बढ़ा देती है। यह तापमान आवश्यक होता है पृथ्वी पर तापमान संतुलन को बनाए रखने के लिए। लेकिन अगर CO2 की मात्रा अत्यंत कुछ अधिक मात्रा में बढ़ जाए तो पृथ्वी का जो तापमान है वह धीरे धीरे बढ़ने लगता है तथा ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस प्रभाव देखने को मिलता है। वायुमंडल सीधे सूरज की गर्मी नहीं बल्कि पृथ्वी से निकलने वाली विकिरण से गर्म होता है। तो पृथ्वी, सूरज से तो अपने को सौर विकिरण मिल रही है, लेकिन वायुमंडल को गर्म करने में योगदान जो होता है वो पृथ्वी से पुनः जो दीर्घ विकिरण निकल रही है उसका भी योगदान होता है। इसके बाद वायुमंडल धीरे धीरे उस उष्मा को अंतरिक्ष में वापस छोड़ता है, जिसे पृथ्वी का तापमान संतुलित बना रहता है। सूर्य से सौर विकिरण आई, पृथ्वी को गर्म किया, पृथ्वी से पुनः पार्थिव विकिरण निकलती है तथा यह पार्थिव विकिरण पुनः अंतरिक्ष में विलीन हो जाती है। यही जो क्रिया होती है उसे अपन हीट बजट या उष्मा बजट बोलते हैं। अब अपन देखते हैं कि इंसोलेशन को प्रभावित करने वाले कारक, सूर्य से जो किरणें आ रही है वह किन किन कारकों से प्रभावित होती है। तो पहला अपन देखेंगे कि पृथ्वी की सतह पर प्राप्त इंसोलेशन की मात्रा, कितनी मात्रा होती है। पृथ्वी को प्राप्त होने वाले इंसोलेशन की मात्रा सूर्य द्वारा उत्सर्जित कुल ऊर्जा की तुलना में बहुत कम होती है। सूर्य से जितनी ऊर्जा निकल रही है उसका कितना प्रतिशत भाग पृथ्वी को मिलता है? मात्र 2 अरबवां हिस्सा सौर विकिरण का पृथ्वी को मिलता है। पृथ्वी का कारण क्या है कि पृथ्वी को जो है सूर्य से आने वाली किरणों का मात्र 2 अरबवां हिस्सा ही मिल पाता है। पहला कारण है कि पृथ्वी का आकार छोटा है, जिससे कम मात्रा में सौर विकिरण पृथ्वी को मिलता है। दूसरा है कि पृथ्वी जो है वह अत्यंत दूरी पर स्थित है सूर्य से, जिसके कारण भी सौर विकिरण का बहुत ही कम हिस्सा पृथ्वी को मिल पाता है। वायुमंडलीय अवशोषण, वायुमंडल में विभिन्न गैसें होती है, जलवाष्प है, CO2 है, अन्य गैसें हैं। ये गैसें सौर विकिरण का अवशोषण कर जो है वह क्या करती है, कुछ अंश को ही पृथ्वी पर आने देती है सौर विकिरण के। दूसरा अपन देखते हैं कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी का प्रभाव, क्या प्रभाव पड़ता है। तो अब अपन देखते हैं इसमें अपने को पता है कि पृथ्वी जो है वह सूर्य के चारों ओर दीर्घ वर्ताकार कक्षा में चक्कर लगाती है। यह वर्ताकार कक्षा में चक्कर नहीं लगाकर किस में चक्कर लगाती है? यह दीर्घ वर्ताकार कक्षा में चक्कर लगाती है। दीर्घ वर्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते समय पृथ्वी एक समय पर सूर्य के नजदीक होती है तथा एक समय ऐसा आता है कि पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर स्थित होती है। जब पृथ्वी सूर्य के नजदीक स्थित होगी तो हमें पता है कि यहाँ से जो सौर विकिरण मिलेगा पृथ्वी को वह कुछ ज्यादा मात्रा में मिलेगा, और जब पृथ्वी सूर्य से दूर चली जाएगी तो पृथ्वी को मिलने वाला सौर विकिरण भी कम होता जाएगा। जब पृथ्वी सूर्य के नजदीक स्थित होती है, कितने नजदीक होती है? यह होती है लगभग 147.1 मिलियन किलोमीटर। ठीक है, तो जब पृथ्वी सूर्य से 147.1 मिलियन किलोमीटर दूरी पर स्थित होती है तो इस कंडीशन को बोला जाता है पेरीहीलियन। पेरीहीलियन का मतलब है कि पृथ्वी जो है वह सूर्य के थोड़ी नजदीक स्थित है, और जब सूर्य से पृथ्वी दूरी पर स्थित होती है तो इसे बोला जाता है एपीहीलियन।
ठीक है, ये एपीहीलियन हो गया। अब अपन देखते हैं कि ये दोनों कंडीशंस कब होती है। यह दोनों कंडीशंस अपन देखते हैं 4 जुलाई को। 4 जुलाई को जो घटना होती है उसे अपन बोलते हैं एपीहीलियन। एपीहीलियन का मतलब है कि इस समय पृथ्वी जो है वह सबसे अधिक दूरी पर है सूर्य से। और 3 जनवरी को जो है, 3 जनवरी को क्या होगा, 3 जनवरी को पृथ्वी निकट स्थित होती है सूर्य के। कितने निकट होती है, 147.1 और 152.1 किलोमीटर। पेरीहीलियन के दौरान पृथ्वी पर प्राप्त इंसोलेशन की मात्रा एपीहीलियन की तुलना में थोड़ी अधिक होती है। हालांकि यह अंतर पृथ्वी की जलवायु पर बहुत अधिक प्रभाव नहीं डालता, क्योंकि अन्य महत्वपूर्ण कारक भी इंसोलेशन को प्रभावित करते हैं, लेकिन कुछ मात्रा में जो है पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी प्रभावित करती है सूर्य से आने वाली जो रेडिएशन होती है उसको। अब अपन देखते हैं कि इंसोलेशन को प्रभावित करने वाले अन्य प्रमुख कारक कौन कौन से हैं। पहला है स्थल व जल का वितरण। पिछली कक्षाओं में अपन ने देखा कि स्थल जो है वह तेजी से गर्म होता है और तेजी से ही ठंडा होता है, और जल जो है उसको गर्म होने में भी टाइम लगता है और ठंडा होने में भी टाइम लगता है। तो इस प्रकार सौर विकिरण जो है वह प्रभावित होती है स्थल व जल के वितरण से। वायुमंडलीय परिसंचरण। वायुमंडलीय परिसंचरण जो है, वायु एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है तथा महासागरीय धाराएं जो है, गर्म महासागरीय धाराएं अगर किसी स्थान पर जाएगी तो उस स्थान को गर्म कर देगी, और ठंडी महासागरीय धारा अगर किसी स्थान पर जाएगी तो उस स्थान को ठंडा कर देगी। तो स्थल और जल का वितरण और वायुमंडलीय परिसंचरण भी इंसोलेशन को प्रभावित करता है। अब देखते हैं अपन अक्षांशों के अनुसार इंसोलेशन का अंतर। अक्षांशों के अनुसार इंसोलेशन किस प्रकार प्रभावित होता है। इंसोलेशन की मात्रा पूरे पृथ्वी पर समान नहीं होती, यह स्थान व समय के अनुसार बदलती रहती है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में अगर अपन देखें तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में वार्षिक इंसोलेशन अधिकतम होती है, और जैसे जैसे अपन ध्रुवों की ओर बढ़ते जाते हैं इंसोलेशन की मात्रा भी कम प्राप्त होती है। क्यों कम प्राप्त होती है, क्योंकि भूमध्य रेखा के आसपास जो है सूर्य की किरणें सीधी बढ़ती है, जिसके कारण सूर्य विकिरण भी अधिक मात्रा में प्राप्त हो रहा है, तो तापमान अधिक होगा। और जैसे जैसे अपन ध्रुवों की ओर जाते हैं तो सूर्य से आने वाली किरणें भी तिरछी गिरने लगती है, और जिससे सोलर रेडिएशन जो है वह कम मात्रा में, सौर विकिरण जो है वह कम मात्रा में प्राप्त होता है। अब अपन देखते हैं कि इंसोलेशन को प्रभावित करने वाले अन्य कौन कौन से कारक हैं। अन्य कारकों में पहले अपन देखते हैं कि पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन कर रही है, दिन व रात होते हैं जिसके कारण, तो दिन में अपन देखेंगे कि सूर्य की किरणें आसानी से मिल पाती है पृथ्वी के एक हिस्से को, जिससे अधिक मात्रा में सोलर रेडिएशन प्राप्त होता है, तथा जिस हिस्से में रात्रि होती है वहां सोलर रेडिएशन नहीं मिल पाता। तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन भी प्रभावित करता है सौर विकिरण की मात्रा को। दूसरा अपन देखते हैं कि पृथ्वी जो है वह अपने अक्ष पर कितने डिग्री पर झुकी हुई है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 66.5 डिग्री के झुकाव पर स्थित है। इससे विभिन्न अक्षांशों पर इंसोलेशन की मात्रा में भिन्नता पाई जाती है। भूमध्य रेखा के पास सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, जिससे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है, और ध्रुवीय क्षेत्रों में जो है सूर्य की विकिरणें तिरछी पड़ती है, जिससे वहां इंसोलेशन जो है वह कम मात्रा में प्राप्त होता है। अक्षीय झुकाव और परिक्रमण के कारण विभिन्न ऋतुओं का निर्माण होता है। घूर्णन के कारण तो क्या होता है, घूर्णन के कारण दिन व रात हो रहे हैं, और अक्षीय झुकाव के कारण ऋतुओं का निर्माण होता है, जो भी सोलर रेडिएशन या सौर विकिरण को प्रभावित करता है। भूमध्य रेखा पर दिन और रात लगभग समान रहते हैं, जबकि ध्रुवों पर अपन देखें तो अक्षीय झुकाव के कारण 6 महीने का दिन होता है और 6 महीने रात होती है। तो कुछ इस प्रकार जो है पृथ्वी अपने अक्ष पर 66.5 डिग्री झुकी हुई है। अब देखते हैं कि सूर्य की किरणों के गिरने का कोण के आधार पर भी, अगर सूर्य की किरणें जो है 90 डिग्री पर गिरती है, बिल्कुल सीधी गिरती है, तो सोलर रेडिएशन जो है वह अधिक मात्रा में प्राप्त होता है, सौर विकिरण अधिक मात्रा में प्राप्त होता है, जिससे तापमान अधिक होगा। और जैसे जैसे यह इनका जो आपतन कोण है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो है, ये कम होता जाता है, तो सोलर विकिरण जो है वह भी सौर विकिरण जो है वह भी कम मात्रा में प्राप्त होता है। ऐसा क्यों होता है, अगर मान लो किरणें सीधी गिर रही है तो यह कम क्षेत्र पर गिरती है और तापमान को बढ़ा देती है, और जैसे ही
यह तिरछे गिरने लगती है तो पहली बात तो इनको ज़्यादा डिस्टेंस कवर करनी पड़ती है, ज़्यादा दूरी कवर करनी पड़ती है, तथा जो क्षेत्र होता है वह क्षेत्र भी अधिक हो जाता है, जिससे जो भी सोलर विकिरण सौर विकिरण मिल रही है वह फैल जाती है विस्तृत क्षेत्र पर। अब देखते हैं दिन की अवधि। अगर दिन बड़े होंगे तो सोलर विकिरण अधिक प्राप्त होगा, और अगर रातें बड़ी होगी तो सोलर विकिरण कम प्राप्त होगा। अगला देखते हैं कि सौर विकिरण को क्या क्या प्रभावित करता है। उसमें आती है वायुमंडल की पारदर्शिता। अगर वायुमंडल में बादल छाए हुए हैं, ठीक है, लंबे समय तक वायुमंडल में बादल हैं, तो सौर विकिरण जो है पृथ्वी के पास नहीं पहुंच पाएगा, जिससे सोलर विकिरण कम मात्रा में प्राप्त होगा। और अगर आसमान साफ है तो सोलर विकिरण अधिक मात्रा में, सौर विकिरण अधिक मात्रा में जो है वह प्राप्त होता है पृथ्वी को। आगे देखते हैं कि सूर्य ताप का पृथ्वी पर वितरण किस प्रकार से है, किस हिस्से को, पृथ्वी के किस हिस्से को कितनी मात्रा में सौर विकिरण जो है वह प्राप्त होती है। पहले अपन देखें कि अक्षांशों के आधार पर वितरण यदि अपन देखते हैं तो अक्षांशों के आधार पर देखते हैं, उष्ण कटिबंध इस क्षेत्र में सबसे अधिक सूर्य तप प्राप्त होता है, क्योंकि सूर्य की किरणें लंबवत गिरती है। जहां भी सूर्य की किरणें लंबवत गिरेगी वहां सौर विकिरण अधिक मात्रा में प्राप्त होगा। ध्रुवीय क्षेत्रों में देखें तो यहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है, जिससे यहाँ क्या होगा, सौर विकिरण जो है वह कम मात्रा में प्राप्त होगा। किरणों को अधिक दूरी तय करनी पड़ेगी, जिससे कम मात्रा में सौर विकिरण प्राप्त होता है। उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों की बात करें तो उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में क्या होता है कि अधिकतम सूर्य तप प्राप्त होता है। सूर्य की किरणें सीधी कहाँ गिरती है, सूर्य की किरणें सीधी गिरेगी भूमध्य रेखा पर, लेकिन फिर भी जो उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है 23 डिग्री 23.5 डिग्री से ऊपर का जो क्षेत्र है या उसके आसपास का जो क्षेत्र है, वहां सोलर विकिरण अधिक प्राप्त होता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है कि भूमध्य रेखा के आसपास जो है वह बादल छाए रहते हैं, जिससे सौर विकिरण की मात्रा कम प्राप्त होती है। और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के आसपास मौसम हमेशा साफ रहता है, बादल कम होते हैं, जिससे सौर विकिरण यहाँ अधिक मात्रा में प्राप्त होता है। तो अपने को याद रखना है कि सर्वाधिक सोलर विकिरण जो है या सौर विकिरण जो है कहाँ प्राप्त हो रहा है, सर्वाधिक प्राप्त हो रहा है उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में। उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में भी कहाँ सर्वाधिक, विशेष रूप से रेगिस्तानी क्षेत्रों में, क्योंकि यहाँ बादल कम होते हैं। आगे अपन देखते हैं स्थल व जल भाग पर प्रभाव। स्थलीय भाग पर क्या प्रभाव होगा कि महासागरों की तुलना में स्थल भाग तेजी से गर्म होते हैं और तेजी से ही ठंडे होते हैं। महासागर जल अधिक उष्मा अवशोषित करता है, उसको गर्म होने में भी टाइम लगेगा और जल को ठंडा होने में भी टाइम लगता है। समान अक्षांश पर महाद्वीपों पर महासागरों की तुलना में अधिक सूर्य तप प्राप्त होता है। यही कारण है कि अक्षांश समान होने के बावजूद महाद्वीप जो हैं, क्योंकि जल्दी गर्म व जल्दी ठंडे होते हैं, इसीलिए इनको मिलने वाला सौर विकिरण भी क्या होगा, सूर्य तप भी अधिक मात्रा में प्राप्त होता है। अब देखते हैं कि जलवायु क्षेत्रों में सूर्य तप का प्रभाव यदि अपन देखें तो मरुस्थलीय क्षेत्र में क्या होगा, सहारा और थार जैसे रेगिस्तानों में सूर्य तप अधिक होता है, क्योंकि यहाँ बादल कम होते हैं, ये अपन देख चुके हैं। शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु में देखें तो शीत ऋतु में मध्य अक्षांशों और उच्च अक्षांशों में सूर्य तप की मात्रा कम हो जाती है। शीत ऋतु जब आती है तो मध्य अक्षांश व जैसे जैसे अपन ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो सूर्य की किरणें तिरछी प्राप्त होने लगती है, और जिसके कारण सूर्य तप भी कम मिलेगा। इसके ठीक विपरीत ग्रीष्म ऋतु में होगा। अब देखते हैं कि वायुमंडल का तापन व शीतलन, वायुमंडल किस प्रकार गर्म होता है तथा वायुमंडल किस प्रकार ठंडा होता है, इसके बारे में अपन पढ़ते हैं। तो वायुमंडल के गर्म और ठंडा होने की प्रक्रिया कई कारकों पर निर्भर करती है। यह मुख्य रूप से सूर्य से प्राप्त ऊर्जा और पृथ्वी द्वारा उसे विकिरण के रूप में वापस भेजने पर आधारित होती है। किस प्रकार गर्म होगा व किस प्रकार ठंडा होगा, ये अपन देखते हैं। पहला है कि वायुमंडल के तापमान परिवर्तन के तरीके। कौन कौन से तरीके हैं? 4 तरीके अपन देखेंगे। पहला है चालन। चालन किस प्रकार वायुमंडल को गर्म करता है? सूर्य से जो है वह सौर विकिरण आ रही है, जिससे पृथ्वी की सतह गर्म हो जाती है। जैसे जैसे पृथ्वी के संपर्क में वायु आएगी वह गर्म होती जाएगी। यह पृथ्वी की सतह है, इसके संपर्क में जैसे जैसे वायु आती जाएगी वह गर्म होती जाएगी। यह जो क्रिया है यही क्रिया कहलाती है चालन। तो चालन क्या है? जब पृथ्वी की सतह सूरज की किरणों से गर्म होती है तो वह अपनी उष्मा वायुमंडल की निचली परतों को दे देती है। जैसे ही वायुमंडल की निचली परत जो है वह पृथ्वी की सतह के संपर्क में आएगी, गर्म सतह के कारण वह वायुमंडल की परतें भी गर्म हो जाएगी।
यह गर्मी संपर्क के माध्यम से धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ती है। जैसे जैसे संपर्क होता है पृथ्वी की सतह से, परतें धीरे धीरे ऊपर की ओर गर्म होती जाती है। असमान तापमान वाली वस्तुएं जब संपर्क में आती है तो उष्मा गर्म से ठंडी की ओर जाती है। उष्मा का जो चालन होता है वह हमेशा गर्म से ठंडे की ओर होता है। इसको अपन एक उदाहरण के माध्यम से भी समझ सकते हैं कि मान लो कि अपने एक दीपक जला रखा है तथा लोहे की एक छड़ को अपन गर्म कर रहे हैं। लोहे की छड़ का यह हिस्सा अपन ने दीपक की ओर कर रखा है, परंतु कुछ समय बाद में अपन पाते हैं कि गर्म तो अपन इस हिस्से को कर रहे हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद में यह हिस्सा भी क्या होता है, गर्म हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि उष्मा हमेशा कहाँ से, अधिक उष्मा से कम उष्मा की ओर चालन करती है। तो यहाँ से गर्म होना स्टार्ट होगा और धीरे धीरे पूरी छड़ जो है वह गर्म हो जाएगी। यह प्रक्रिया जो है यही कहलाती है चालन। चालन की प्रक्रिया। वायुमंडल में चालन मुख्य रूप से पृथ्वी की सतह और वायुमंडल की सबसे निचली परत में होता है। वायुमंडल की निचली परत में ही कौन सी क्रिया होती है जिससे वायुमंडल गर्म होता है? वह होता है चालन। तो पहला अपन ने देखा वायुमंडल को तापमान में परिवर्तन वाली क्रियाओं में चालन। दूसरा अपन देखते हैं, दूसरा कौन सा है? दूसरा है संवहन। संवहन के बारे में अपन ने विषुवत रेखीय निम्न दाब क्षेत्र में पढ़ा था कि जब वायु गर्म होती है तो वह हल्की होकर ऊपर उठती है और ठंडी हवा उसकी जगह ले लेती है। वायु गर्म होती जाती है और उसकी जगह ठंडी हवा जो है वह उसका स्थान लेती जाती है। यह प्रक्रिया जो है यही प्रक्रिया कहलाती है संवहन। यह प्रक्रिया वायुमंडल में उष्मा के वितरण का कारण बनती है। यह मुख्य रूप से क्षोभ मंडल में होती है। तो संवहन की क्रिया कहाँ होगी? संवहन की क्रिया वायुमंडल की प्रथम परत जो है क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फियर जो है वहां होती है। संवहन द्वारा उष्मा का ऊर्ध्वाधर प्रवाह होता है। संवहन से क्या होता है? वायु इस प्रकार ऊपर की ओर गर्म होती जाती है और ऊपर उठती जाती है। तो यह क्रिया हो गई किसकी? यह क्रिया हो गई संवहन की। नीचे से वायु गर्म होती जा रही है, ऊपर उठ रही है, तथा ठंडी वायु जो है वो वापस नीचे की ओर आ रही है। यही देखते हैं अपन संवहन में। जैसे सर्दियों के टाइम में अपन पानी गर्म करते हैं तो अपन देखते हैं कि पानी की ऊपरी परत जो है कुछ समय बाद पानी की ऊपरी परत तो गर्म होती है, लेकिन जैसे ही अपन नीचे के हिस्से को देखते हैं तो नीचे का हिस्सा जो है वह गर्म नहीं मिलता। कारण क्या होता है? कारण यही है संवहन। उसका कारण है कि जैसे ही नीचे का पानी गर्म होता है वह ऊपर की ओर जाता है तथा ठंडा जो पानी होता है वह नीचे की ओर चला जाता है। यह क्रिया संवहन कहलाती है। अगला अपन देखते हैं अभिवहन, या इसे बोला जाता है एडवेक्शन। एडवेक्शन क्या है कि जब वायु क्षैतिज दिशा में गर्मी का परिवहन करती है तो उसे अभिवहन कहते हैं। इसका सबसे सुंदर उदाहरण है लू। लू जो चलती है वह क्षैतिज रूप से जिस भी क्षेत्र में लू चल रही है क्षैतिज रूप से उसे गर्म करती जाती है। तो लू किसका उदाहरण है? लू उदाहरण है एडवेक्शन या अभिवहन का। अगला देखते हैं पार्थिव विकिरण। तो अपन ने देखा कि सूर्य से जो है वो कौन सी आ रही है? सौर विकिरण आ रही है। सौर विकिरण मिलती है पृथ्वी को। धीरे धीरे दिन भर में पृथ्वी गर्म होती जाती है तथा कोई भी गर्म पिंड होगा उससे विकिरण उत्सर्जित होगी। तो रात्रि के समय पृथ्वी से जो है पुनः विकिरण उत्सर्जित होता है। सूर्य से जो विकिरण आ रहा है उसे अपन बोलते हैं सौर विकिरण, और पृथ्वी से जो विकिरण निकलेगा उसे अपन बोलेंगे पार्थिव विकिरण। तो पार्थिव विकिरण के द्वारा भी वायुमंडल का जो है वह तापन होता है। किस प्रकार होता है वो अपन ने देख लिया। गर्म वस्तुएं ठंडी वस्तुओं की तुलना में अधिक ऊर्जा प्रति इकाई क्षेत्र में उत्सर्जित करती है। किसी भी वस्तु का तापमान व विकिरण की तरंग दैर्ध्य एक दूसरे के विपरीत होती है। अपन ने पहले देखा था कि कोई वस्तु जितनी अधिक गर्म होगी उसकी तरंग दैर्ध्य उतनी ही क्या होगी? कम होगी। और कोई वस्तु जिसका तापमान कम होगा उसकी तरंग दैर्ध्य उतनी ही अधिक होगी। सूर्य अधिक गर्म है, तापमान अधिक है, इसलिए सूर्य से जो विकिरण निकल रही है वह लघु तरंग दैर्ध्य वाली विकिरण है तथा पृथ्वी का तापमान सूर्य की तुलना में उतना अधिक नहीं होता। तो पृथ्वी से जो विकिरण निकल रही है पार्थिव विकिरण वह हमेशा दीर्घ तरंग दैर्ध्य वाली विकिरण होगी। अब चार अपन ने देखी कंडीशंस कौन कौन सी थी। पहले अपन ने देखा चालन। चालन क्या था? गर्म व ठंडी वस्तुओं के संपर्क से उष्मा का स्थानांतरण चालन कहलाता है। अपन ने एक एग्जाम्पल भी देखा लोहे की छड़ को गर्म करके। दूसरा अपन देखते हैं संवहन। संवहन क्या देखा था? संवहन अपन ने देखा था कि विषुवत रेखीय क्षेत्रों में हवा गर्म होकर ऊपर उठती है। इसके साथ अपन ने एक और एग्जाम्पल देखा था कि सर्दियों के टाइम अपन जो पानी गर्म करते हैं तो ऊपर की जो परत है वह तो गर्म रह जाती है,
लेकिन नीचे जो है पानी ठंडा रह जाता है। किस कारण होता है? यह संवहन की क्रिया के द्वारा होता है। संवहन की क्रिया में क्या होता है कि वायु जो है वह गर्म होकर ऊपर उठ जाती है तथा उसका स्थान ठंडी वायु ले लेती है। फिर अपन ने देखा अभिवहन। अभिवहन क्या था? कि क्षैतिज रूप से किसी क्षेत्र को गर्म करना, जो कार्य लू करती है अपने मई जून के मौसम में। अगला अपन ने देखा पार्थिव विकिरण की। रात्रि के समय पृथ्वी से जो विकिरण निकलती है, उष्मा का उत्सर्जन होता है, वह पार्थिव विकिरण है तथा यह दीर्घ तरंग दैर्ध्य के रूप में वायुमंडल का तापन करती है। आगे अपन देखते हैं कि तापमान व उष्मा का वितरण। तापमान व उष्मा का वितरण देखें, तापमान व उसका वितरण देखें, तापमान का वितरण देखें। उससे पहले अपन देखते हैं कि तापमान होता क्या है। तो तापमान क्या होता है कि जब सूर्य तप वायुमंडल और धरातल से टकराती है तो उष्मा उत्पन्न होती है। उष्मा किसी वस्तु के अणुओं की गति को दर्शाती है। क्या दर्शाती है भाई? अणुओं की गति कितनी है, वही क्या है? उष्मा है। तापमान किसी स्थान के गर्म या ठंडा होने का माप होता है। कोई स्थान कितना गर्म है, कितना ठंडा है, अपन तापमान के द्वारा बता सकते हैं। यह किसी वस्तु या पदार्थ की उष्मा के सापेक्ष मात्रा को जो है वह दर्शाता है। अब देखते हैं कि उष्मा व तापमान में संबंध क्या है। तो पहले अपन देखते हैं उष्मा क्या है। उष्मा क्या होती है कि यह वह ऊर्जा है जो वस्तुओं को गर्म बनाती है। उष्मा वह ऊर्जा है जो वस्तुओं को गर्म बनाती है तथा उसका मापन जो है, उसकी तीव्रता जो है, उष्मा की तीव्रता क्या है, यह बताता है अपने को तापमान। तो उष्मा एक प्रकार से ऊर्जा है तथा उष्मा की तीव्रता बताता है तापमान। उष्मा और तापमान परस्पर संबंधित है। किसी वस्तु का तापमान बढ़ाने या घटाने के लिए उष्मा का अधिग्रहण या ह्रास होना आवश्यक है। उष्मा का अधिग्रहण होगा तो तापमान बढ़ेगा और उष्मा का ह्रास होगा तो तापमान घट जाएगा। तापमान में अंतर के कारण उष्मा प्रवाहित होती है, यानी उष्मा हमेशा उच्च तापमान वाली वस्तु से निम्न तापमान वाली वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। तो उष्मा चालन का यह सिद्धांत है कि हमेशा उच्च तापमान वाली वस्तु से निम्न तापमान वाली वस्तु की ओर उष्मा का प्रवाह होता है। तापमान मापने के पैमाने। तापमान मापने के पैमानों में अगर अपन देखें तो वैज्ञानिकों द्वारा तापमान को मापने के लिए सेल्सियस पैमाना और कुछ जगह जो है वह फ़ारेनहाइट पैमाना भी उपयोग में लिया जाता है। अपन देख लेते हैं कि सेल्सियस पैमाने में और फ़ारेनहाइट पैमाने में संबंध क्या होता है। अगर अपने को फ़ारेनहाइट में पैमाने पर कोई माप दिया हो तापमान का, तो अपन C बराबर 5/9 गुणा F-32 इस सूत्र के द्वारा अपन उसको सेल्सियस डिग्री में बदल सकते हैं। यदि अपने को तापमान सेंटीग्रेड में दिया हो तो भी इस सूत्र के द्वारा अपन उसको फ़ारेनहाइट में बदल सकते हैं। तो सूत्र क्या है? तापमान को सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट में बदलने के लिए C बराबर 5/9 गुणा F-32। अब देखते हैं तापमान के प्रभाव क्या क्या होते हैं। तो तापमान में बदलाव से जलवायु, पारिस्थितिकी तंत्र, मौसम चक्र पर प्रभाव पड़ता है। तापमान का असर कृषि, मानव स्वास्थ्य, प्राकृतिक घटनाओं जैसे बारिश, बर्फबारी, चक्रवात आदि पर भी पड़ता है। तो यह सभी घटनाएं तापमान के द्वारा ही नियंत्रित होती है। अब है तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। कौन कौन से कारक है जिससे तापमान जो है वह प्रभावित होता है। पहला कारक अपन देखेंगे तो पहला कारक है अक्षांश। ठीक है, अगर अपन अक्षांश की बात करें तो 0 डिग्री अक्षांश या भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी गिरती है, जिसके कारण तापमान अधिक होगा। जैसे जैसे अपन ध्रुवों की ओर जाएंगे अक्षांश का मान बढ़ता जाएगा, तापमान जो है वह कम होता जाएगा, क्योंकि सूर्य की किरणें तिरछी गिरती जाएगी। दूसरा है स्थल व जल का अंतर। स्थल व जल का अंतर, स्थल भाग जल्दी गर्म होता है और जलीय भाग जो है उसे गर्म होने में भी टाइम लगेगा तथा उसे ठंडा होने में भी टाइम लगता है। तीसरा अपन देखते हैं कि भूमि का स्वरूप व ऊंचाई। भूमि का स्वरूप क्या है? वह पहाड़ी क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र है, उसके आधार पर भी तापमान प्रभावित होता है। महासागरीय धाराएं, किस प्रकार की महासागरीय धारा है? अगर गर्म महासागरीय धारा है तो वह उस क्षेत्र को गर्म कर देगी, और अगर ठंडी महासागरीय धारा है तो वह धारा उस क्षेत्र को ठंडा कर देगी। पवने, पवने किस प्रकार की पवने हैं? गर्म पवने किसी क्षेत्र को गर्म कर देती है और ठीक इसके विपरीत ठंडी पवने जो है वह किसी क्षेत्र को ठंडा कर देती है। अगला है वनस्पति का आवरण। अगर किसी क्षेत्र पर वनस्पति का आवरण है तो वह तापमान को अधिक मात्रा में बढ़ने नहीं देती, तापमान के अंतर को अधिक नहीं होने देती, और अगर वनस्पति का आवरण नहीं है तो तापमान भी अधिक हो जाता है। अगला अपन देखते हैं मृदा की प्रकृति। अगर काली मृदा है तो वह ऊष्मा का अधिक अवशोषण करेगी तथा ताप बढ़ा देगी।
अगला देखते हैं कि ढलान व दिशा भी क्या करती है, तापमान को प्रभावित करती है। आगे अपन एक एक कर इन सभी के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार इन सभी कारकों के कारण तापमान में भिन्नता आती जाती है पृथ्वी के क्षेत्र पर। पहला अपन देखते हैं अक्षांश। अक्षांश अपन ने देख लिया कि सीधी किरणें गिर रही है, भूमध्य रेखा के आसपास गिर रही है, तो जो है तापमान बढ़ेगा, और जैसे जैसे ध्रुवों की ओर जाएंगे अक्षांश का मान बढ़ता जाएगा, तो तापमान भी जो है वह घटता जाता है। दूसरा अपन देखते हैं कि स्थल व जल का अंतर। स्थल व जल का अंतर में भी अपन ने देखा कि भूमि जल की तुलना में तेजी से गर्म व ठंडी होती है। दिन में भूमि का तापमान अधिक होता है, जबकि रात में समुद्र का तापमान अधिक होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि भूमि जो है अधिक तेजी से गर्म होती है, वह अधिक तेजी से ही ठंडी होती है। लेकिन जल को गर्म होने में भी टाइम लगता है, तथा दिन में जब जल गर्म हो जाता है तो रात्रि को उसे ठंडा होने में टाइम लगता है। लेकिन भूमि जल की तुलना में तीव्र गति से ठंडी हो जाती है। इसी कारण क्या होता है कि दिन में भूमि का तापमान अधिक और रात में समुद्र का तापमान अधिक होता है। इसी कारण ग्रीष्म काल में भूमि का तापमान समुद्र की तुलना में अधिक होता है। गर्मियों में क्या होगा कि जो भूमि होगी उसका तापमान अधिक होगा, और ठीक इसके विपरीत सर्दियों में जो है वह महासागरों का तापमान या जलीय भाग का तापमान अधिक होता है। बर्फ से ढके हुए क्षेत्र, तो बर्फ से ढके हुए क्षेत्र पर जब भी सौर विकिरण गिरती है तो वह उसका क्या करती है, परावर्तन कर देती है, जिसके कारण क्या होगा कि उच्च परावर्तन के कारण वह धीरे धीरे क्या होते हैं, गर्म होते हैं। अगर बर्फ होगी एकदम व्हाइट या एकदम सफेद बर्फ जो होती है वह अधिक मात्रा में सोलर विकिरण का क्या कर देती है, परावर्तन कर देती है, तथा उस क्षेत्र को गर्म होने से रोकती है। घने वन क्षेत्र, वाष्पीकरण अधिक होने के कारण, अधिक वन क्षेत्र होगा तो वाष्पीकरण की मात्रा भी अधिक होगी, जिसके कारण क्या होगा कि वह उस क्षेत्र को अधिक गर्म नहीं होने देते। अगला देखते हैं कि भूमि का स्वरूप व ऊंचाई। पर्वत, पठार और मैदान तापमान वितरण को प्रभावित करते हैं। किस प्रकार? पहला अपन देखते हैं पर्वत श्रेणियों में हवा की दिशा व तापमान को नियंत्रित करती है। कौन नियंत्रित करती है? पर्वत श्रेणियां। किस प्रकार से करती है? अपन हिमालय का इसमें उदाहरण देखते हैं। तो हिमालय क्या करता है कि मध्य एशिया की ठंडी हवाओं को भारत में प्रवेश से रोकती है। हिमालय स्थित है, जैसे ही ठंडी हवाएं भारत की ओर आ रही है तो हिमालय से टकराकर भारत तक यह हवाएं नहीं पहुंच पाती, जिससे भारत का तापमान जो है वह इतना अधिक नहीं हो पाता है। अब इस कारण क्या प्रभाव पड़ता है? दो क्षेत्र हैं, पहला तो है कोलकाता और दूसरा चीन में क्षेत्र है जिसे बोलते हैं ग्वांगजू। ठीक है, दोनों सेम अक्षांश पर है। इनका अगर अक्षांशीय माप अगर देखें तो दोनों का समान अक्षांशीय माप है। फिर भी जो ग्वांगजू का तापमान जो है वह अत्यंत कम हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि कोलकाता के लिए अपना प्यारा हिमालय जो है, जो भी ठंडी पवनें आ रही है उनसे रक्षा करती है। इसी कारण कोलकाता का तापमान उतना कम नहीं हो पाता जितना कि ग्वांगजू का है। ऊंचाई यदि अपन देखें तो समुद्र तल से ऊपर जाने पर तापमान घटता है। कल अपन ने देखा था कि सामान्य ताप ह्रास दर, सामान्य ताप ह्रास दर क्या होती है कि जैसे जैसे अपन क्षोभ मंडल में ऊपर की ओर जाते हैं तो तापमान कम होता जाता है। कितना कम होता जाता है कि 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड हर 1 किलोमीटर पर, हर 1000 मीटर पर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम हो जाता है। इसे ही बोला जाता है सामान्य ताप ह्रास दर। अगला देखते हैं इसी का उदाहरण कि दोनों समान अक्षांशों पर स्थित स्थान है। कौन कौन से हैं? पहला है क्वीटो। क्वीटो कहाँ है? इक्वेडोर देश में स्थान है क्वीटो। और दूसरा अगर अपन देखें तो दूसरा है ग्वायाकिल। ग्वायाकिल जो है यह भी इक्वेडोर पर इक्वेडोर देश में स्थित है। क्वीटो जो है यह समुद्र तल से 2800 मीटर ऊपर है। वार्षिक औसत तापमान जो है इसका वह होता है 13 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन इसी देश में दूसरा जो क्षेत्र है जो है ग्वायाकिल, जो इक्वेडोर में स्थित है, यह समुद्र तल से मात्र 12 मीटर की ऊंचाई पर है, जिसके कारण इसका तापमान क्या होता है? 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यानी कि अगर ऊंचाई बढ़ेगी तो तापमान घटता जाएगा। अब देखते हैं महासागरीय धाराएं। महासागरीय धाराएं जो है किस प्रकार प्रभावित करती है? गर्म महासागरीय धारा किसी क्षेत्र से गुजरेगी तो उस क्षेत्र को गर्म कर देगी, और ठंडी महासागरीय धाराएं किसी क्षेत्र से गुजरेगी तो उस क्षेत्र को ठंडा कर देगी। महासागरीय धाराओं के बारे में अगर आगे अपन विस्तार से चर्चा करेंगे जब अपन महासागरीय धारा का अध्याय जो है, चैप्टर जो है शुरू करेंगे। पहला अपन देखते हैं कि उत्तर अटलांटिक प्रवाह, अटलांटिक महासागर में जो यूरोप की तरफ महासागरीय धारा बहती है उसे अपन बोलते हैं
उत्तर अटलांटिक प्रवाह, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। यह एक गर्म जलधारा है, इसके कारण जैसे ही ये यूरोप के तटों से टकराती है उस क्षेत्र को गर्म कर देती है। तथा दूसरी धारा अपन देखें तो लेब्राडोर की धारा जो ध्रुवों की ओर से आती है, यह धारा जैसे ही और ध्रुवों की ओर से आएगी, इसका मतलब कि यह बर्फीले क्षेत्र से आ रही है। बर्फीले क्षेत्र से आ रही है तो ये एक ठंडी जलधारा है, और इस ठंडी जलधारा के कारण जैसे ही ये तट से टकराएगी, कहाँ से, कनाडा के क्यूबेक क्यूबेक के तट से टकराती है, तो उस क्षेत्र को क्या करती है, और अधिक ठंडा कर देती है। ये अपन ने देख ली। यह है जो धारा इधर आएगी उसे अपन करते हैं उत्तरी अटलांटिक ड्रिफ्ट, और ऊपर से एक ठंडी जलधारा आ रही है, बर्फ के पिघलने से एक ठंडी जलधारा आ रही है जो लेब्राडोर की जलधारा कहलाती है, तथा कनाडा के क्यूबेक से टकराकर यह उस क्षेत्र को ठंडा कर देती है। इन सभी जलधाराओं के बारे में आगे अपन विस्तार से चर्चा करेंगे जब अपन महासागरीय धाराओं के बारे में, ओशियनिक वेव्स की चर्चा करेंगे। अगला अपन ने देखा पवने। तो पवने एक स्थान से दूसरे स्थान पर उष्मा का संचार करती है। पवने हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है, तथा जिस जिस भी विशेषता की जो पवन होती है वह अपनी विशेषताएं, तापमान, आर्द्रता और जितनी भी वो गर्म होती है उसके हिसाब से उस क्षेत्र को वो गर्म व ठंडा करती जाती है। उदाहरण अपन देखें तो वेस्टर्लीज की अपन बात करें, पश्चिमी हवाओं की अगर अपन बात करें तो क्या होती है कि यूरोप में शीतकाल को अपेक्षाकृत गर्म बनाए रखती है। अगला देखते हैं वनस्पति का आवरण। तो वनस्पति अगर अधिक होगी तो वाष्पोत्सर्जन अधिक होगा, और जिसके कारण वह है उस क्षेत्र को अधिक गर्म नहीं होने देती। तो वनस्पति के कारण ही क्या है कि भूमध्य रेखीय क्षेत्र पर जो है वार्षिक तापांतर कितना होता है, भूमध्य रेखीय क्षेत्र पर वार्षिक तापांतर मात्र 5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। लेकिन अगर रेगिस्तानी क्षेत्रों में अगर अपन देखें तो वहाँ वनस्पति बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती है, जिसके कारण रेगिस्तानी क्षेत्रों में वार्षिक तापमान का जो अंतर होता है वह 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। तो कितना अंतर है, भूमध्य रेखा पर मात्र 5 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन रेगिस्तानी क्षेत्रों में यह हो जाता है तापांतर 38 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखते हैं मृदा की प्रकृति किस प्रकार तापमान के वितरण को प्रभावित करती है। मिट्टी का रंग, बनावट और संरचना तापमान को प्रभावित करती है। पहले अगर अपन देखें ब्लैक सॉइल, अगर देखें काली मिट्टी, अगर अपन देखें तो काली मिट्टी क्या करती है कि यह अधिक उष्मा को अवशोषित करती है। उष्मा को अधिक अवशोषित करेगी तो तापमान बढ़ेगा। और अगर अपन रेतीली मिट्टी की बात करें तो ये क्या होती है कि ये तेजी से गर्म व तेजी से ठंडी होती है, और उस हिसाब से ही ये तापमान को क्या करती है, तेजी से गर्म कर देती है। किसी क्षेत्र को तेजी से गर्म कर देती है तथा उस क्षेत्र को तेजी से ठंडा भी कर देती है, जिसके कारण तापमान का अंतर बहुत अधिक हो जाता है। ढलान व दिशा की बात करें तो सूर्य की किरणों का कोण ढलान के तापमान को प्रभावित करता है। समतल अगर ढलान होगी तो अधिक उष्मा का अवशोषण करेगी और तापमान अधिक होगा। और यदि खड़ी ढलान की बात करें तो खड़ी ढलानों पर क्या होगा, खड़ी ढलानों पर कम उष्मा अवशोषित करेगी, जिससे तापमान भी कम होता है खड़ी ढलानों का। अब अगर अपन देखें हिमालय की बात करें तो हिमालय की दक्षिणी अगर ढाल की बात करें तो दक्षिणी ढाल पर क्योंकि सूर्य की किरणें अधिक अवशोषण करती है, इसलिए दक्षिणी ढाल जो है हिमालय का वह अधिक गर्म होता है। और यदि उत्तरी ढाल की बात करें हिमालय की, तो उत्तरी ढाल में क्या होता है कि सूर्य की किरणें जो है वह सूर्य की किरणों से दूर है, इसीलिए वह क्षेत्र जो है, उत्तर का क्षेत्र जो है हिमालय के, वह अधिक मात्रा में ठंडा होता है। तो आज यहीं तक पढ़ते हैं अपनी इस क्लास में। ये टॉपिक अगली कक्षा में पूरा करवाया जाएगा। उम्मीद है आपको अब तक जो भी पढ़ाया गया वह समझ आया होगा, और जल्द ही एक एक चैप्टर का टेस्ट जो है अपने ऐप पर, जैसे ही ऐप लॉन्च होगा उस पर अपलोड कर दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।